17 दिसंबर 2023 एमपीपीएससी आंसर की सटीक और प्रॉपर एनालिसिस के साथ दोस्तों ये आंसर की हमने तैयार की है। आयोग की फाइनल आंसर की से एक या दो क्वेश्चन ही मिसमैच हो सकते हैं और बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपको मिलेंगे। मेरे पास है सेट ए, तो देखते हैं सबसे सटीक और सबसे सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कृषि पद्धतियों का सबसे सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, किसान अपनी भूमि में मिट्टी तैयार करता है, मिट्टी तैयार करने के बाद उर्वरक का इस्तेमाल करता है, बीज का इस्तेमाल करता है, उसके बाद सिंचाई करता है, उसके बाद कटाई करता है और उसके बाद भंडारण करता है, जमा करता है और उसके बाद फिर बेच देता है। तो ऑप्शन बी इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया है? कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो दोस्तों ये यूएन ने घोषित किया है, यूएन यूनाइटेड नेशन ने इसको अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया है। ये कैमेलिड ये टाइलोपोडा वर्ग में आने वाला एक जंतु है। टाइलोपोडा का अर्थ होता है ग्रीक में गद्देदार पैर। ये ऊंट की ही एक प्रजाति है जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के अटाकामा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखें यूएनओ ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा यूएन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नारो हिल्स। तो जो नारो हिल्स है, आपको बता दें ये जो नारो हिल्स है ये पातालकोट में है। नारो हिल्स दोस्तों पातालकोट में है। पातालकोट जो है वो छिंदवाड़ा में है, याद रखें। जबकि जो सुंडागर्त है ये इंडोनेशिया में है। तो हिमालय भी शामिल है, सुंडालैंड भी शामिल है, पश्चिमी घाट भी शामिल है, नहीं है पूछा है तो नारो हिल्स नहीं है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही में वैज्ञानिक मिशन जो है लॉन्च किया गया था? तो ये काफी चर्चा में रहा और हमने इस पर काफी चर्चा भी की थी, डिटेल में एक लेक्चर भी बनाया था करंट अफेयर के ऊपर। आदित्य L1 ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो दिए हुए ऑप्शन में दोस्तों ये बिल्कुल अलग ही आपको समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो हमने टेस्ट भी लिया था, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और लगभग ऑप्शन भी यही थे, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था पीएससी ने, तो एनवायरमेंट से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सीधी सी बात है, जो कीटनाशक होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है? तो देखें, याद रखें, निम्न में से क्या बोल रहा है, उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उष्मागतिकी डायनेमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो संबंध है वो हड्डियों के टूटने से है, याद रखना, हड्डियों के निर्माण से नहीं है, हड्डियों के टूटने से है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित होता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने टेस्ट में आपको दिया हुआ था। ग्रीन मफलर का जो संबंध होता है वो ध्वनि से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो याद रखना इसका जो संबंध है वो ध्वनि से है, ध्वनि प्रदूषण को काफी कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में
क्वेश्चन कट रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? मतलब गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो यहां राइट आंसर होगा बड़वानी होगा, अलीराजपुर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बड़वानी होगा, याद रखिएगा। बहुत से बच्चों ने अलीराजपुर लगा करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है, ये मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। क्लास में इस पर हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में, जनसंख्या वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कि क्रम में निम्न से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करें। निम्न से उच्चतम की ओर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाना है। तो इसका जो है सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो अनूपपुर में रही है, फिर बैतूल में रही है, फिर छिंदवाड़ा में रही है, फिर मंदसौर में रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो देखिए यहां पर लंबा चौड़ा ऑप्शन उसने दे रखा है। ये जो टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के नए उद्योग या उनके व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उत्पादन कहां हो रहा है और उससे रिलेटेड क्लस्टर कहां पर बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा करके पहले मूल संविधान में 60 थी, 60 से बढ़ाकर 62 की गई और 62 से बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इसको भी 65 वर्ष कर दिया गया है। तो 65 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन में कहीं पर भी 65 दिया हुआ नहीं है। बहुत से बच्चों ने 62 लगा करके हालांकि आए हैं, 62 लगा करके आए हैं। बाकी देखते हैं आयोग अब क्या करता है इस पे। तो 62 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका, ये दोस्तों नगर पालिका लिखा हुआ है, नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है। नगर पालिका मतलब नगरीय निकाय, और आपको पता होना चाहिए 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज, जबकि 74वें संविधान संशोधन से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 74। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? तो ये स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? तो ये लोकल गवर्नेंस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी भारत में सबसे पहले एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा। स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो भारत में इस बात का निर्णय स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद में, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों आपने ये पढ़ा ही होगा, पंडित कुंजीलाल दुबे। इजी क्वेश्चन था ये, पंडित कुंजीलाल दुबे। और इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए देता ही देता है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, उसके एक्सपेंडिचर से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 322। 322 में लोक सेवकों के व्यय की बात की गई है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो मई 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वां वित्त आयोग पूछा है दोस्तों, है ना। तो पीछे जाकर के क्वेश्चन पूछा है, पीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछता है। तो डॉक्टर सी रंगराजन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है? खाद्य संरक्षण आयोग, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है मेंस में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में इसका प्रोविजन किया गया है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो जब ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों, है, नहीं है, सही, गलत, तो उसको आप पहले तो अंडरलाइन कर लिया करिए। नहीं है तो देखें, इसमें समानता से संबंध अधिकार आता है, जीवन से संबंध अधिकार आता है, स्वतंत्रता से आता है, लेकिन यहां शिक्षा के संबंध में कोई बात नहीं की गई है, तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर रहा है, तो ये 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 सदस्य होंगे, तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो यहां पर कैग की बात कर रहा है, तो कैग की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, तो अधिकतम 65 वर्ष का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में है, इजी क्वेश्चन है। 29 का बी यहां पर राइट आंसर होगा। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो अलग समिति थी, वो अलग समिति, तो प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है? भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं, तो 2022 टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों सुशीला चानू भी रही हैं, मोनिका भी रही हैं, वंदना कटारिया भी रही हैं, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये दिया गया है, ये टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी थे, टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी जिनकी लगभग 40 साल के आसपास उम्र है, तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं दोस्तों, याद रखें। इस पर हमने एक लेक्चर भी बनाया था करंट अफेयर का, आप देख सकते हैं, उसमें हमने बात की थी। ये पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है, शरद कमल, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जिताए हैं, सॉरी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं 2022 में, और एक रजत पदक सिल्वर जीता है इन्होंने 2022 में। तो शरद कमल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण जिस व्यक्ति को मिला है, इंजीनियर पूछा है, इनका नाम है श्रीनिवास वर्धन। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है। तो याद रखना है आपको श्रीनिवास वर्धन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखें इसमें दिए हुए जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन सी यहां पर सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये संस्थान मुंबई में ना होकर के ये कर्नाटक के मैसूर में है दोस्तों, ये कर्नाटक के मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है, मैसूर में। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो भारत ने पहला अपना एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो खेला था, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो खेला था वो 13 जुलाई
1974 को इंग्लैंड के साथ खेला था। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2015। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा मंजू भारती। मंजू भारती सेना की पहली महिला सोल्जर हैं जो स्काई डाइवर बन गई हैं। इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाया था। 10,000 फीट, याद रखें 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाया था और ये बात है 15 नवंबर 2022 की। तो मंजू इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जे ईरानी इसका राइट आंसर है दोस्तों। याद रखें 1918 में इन्होंने भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया था बंगाल के हीरापुर में, याद रखें, और उत्पादन स्टार्ट हुआ था यहां पर 1922 में। तो याद रखें जमशेद जे ईरानी। क्वेश्चन नंबर 40, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? तो ये भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है और इनका जो नाम है दोस्तों वह है शक्तिकांत दास। तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। इसमें थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है तो आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, शक्तिकांत दास। तो ऑप्शन 40 का क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो यहां पर राइट आंसर होगा वो है एमपी ऑनलाइन, ऑप्शन सी यहां पर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो यह है डीएसएल। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 24/7 कार्य करने की क्षमता। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो यह है फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 45, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? फायरवॉल का उद्देश्य होता है एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? तो 46 का राइट आंसर है B2C, ऑप्शन सी यहां पर दोस्तों यहां राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? तो 47 का यहां पर राइट आंसर होगा वी संकेतन डिकोडिंग, याद रखिएगा 47 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये दिए हुए ऑप्शन में सारे के सारे वेब ब्राउजर हैं जबकि जो याहू है वो सर्च इंजन है दोस्तों, सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 49, चैट जीपीटी का उपयोग किसके द्वारा किया गया? चैट जीपीटी, ओपन एआई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 51, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहां स्थित है? तो टाटीपाका दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहीं पर यह तेल रिफाइनरी बनाई गई है। टाटीपाका आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर ये रिफाइनरी बनाई गई है, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी उसी को कहा जाता है।
ये बहुत विवादित क्षेत्र है दोस्तों। गाजा पट्टी, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच ये बहुत ज्यादा विवादित क्षेत्र है और अभी इनके बीच विवाद भी चल रहा है। तो करंट से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भूमध्य सागर, ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मैपिंग अच्छे से की होगी तो आपको ये बना होगा। हमारे यहाँ मैपिंग करवाई जाती है और उन बच्चों ने बिल्कुल सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, बस अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी चर्चा की थी। तो बैलाडीला और डल्ली राजहरा ये दोनों ही माइंस जो है छत्तीसगढ़ में लोहे के उत्पादन के लिए। चलिए, इसके अलावा ये केंदुझर जो माइंस है ये उड़ीसा में है। बालाघाट जो माइंस है, बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है, तांबा और कॉपर के लिए और मैंगनीज के लिए बालाघाट भरवेली। कुद्रेमुख जो माइंस है ये कर्नाटक में है। तो दोस्तों यहाँ पर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CADB। मिला लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हैरी होम्स के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, हैरी होम्स और उसमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और संवहन तरंग सिद्धांत को मिलाकर के यह सिद्धांत दिया गया है, जिसमें पटल विरूपणी प्रक्रिया में पर्वतों का निर्माण भी शामिल है, भूकंप भी शामिल है, प्लेट विवर्तनिकी भी शामिल है, मतलब प्लेटों में जो हलचल होती है वो भी शामिल है। लेकिन विस्मांगी ये एक अलग ऑप्शन है, इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए जनगणना 2011 के अनुसार। तो क्या बोला है? अधिकतम से न्यूनतम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना था। तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है, इसलिए डी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल, क्योंकि जितनी भी गतिविधियां होती हैं वायुमंडल से संबंधित वो सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में होती हैं। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, है ना, तड़िक झंझा, जलवाष्प, धूल के कण, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ये सारी जो क्रिया है, सारी एक्टिविटी क्षोभ मंडल से संबंधित है। मानव सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो क्षोभ मंडल से। तो राइट आंसर है यहां पर क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 57, नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इसमें से कौन सी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वैतरणा, वैतरणा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। सही कूट की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो नौकरेक है, नौकरेक ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नौकरेक। और ये जो नौकरेक है ये मेघालय में नौकरेक नामक यहां पर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। मानस, मानस असम में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल ये नेशनल पार्क भी है दोस्तों, और ये कहां पर है? उड़ीसा में है। इसके अलावा शेषाचलम, तो शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश में, यहीं पर तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है शेषाचलम में। तो चलिए मिलान कर लीजिए। तो BDAC ये आ गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया? तो ये भूमिगत ताप का मतलब जियोथर्मल एनर्जी का पहला सफल प्रयोग जो किया गया था वो अमेरिका के इदाहो प्रांत में किया गया था। अमेरिका का इदाहो, अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है उसका इदाहो, और वहां एक जगह है जिसका नाम है बोईजे, बोईजे। तो यहां पर पहला सफल परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों मिजोरम। मोलेसिस बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही नरम चट्टानों से, नरम फॉसिल से यहां पर ये बेसिन बना हुआ है, और ये कहां है? तो मिजोरम में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित हो गई थी? तो गरम और नरम दल में कांग्रेस जो विभाजित हुई थी पहली बार वो सूरत अधिवेशन में हुई थी, क्योंकि लगातार 1905 में 5 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बन जाते हैं, 6 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाते हैं, 7 में फिर राज बिहारी घोष अध्यक्ष बन जाते हैं, और ये तीनों ही नरम दल के नेता होते हैं, जबकि लाला लाजपत राय यहां हार जाते हैं और गरम दल का गुस्सा फूट पड़ता है। तो यहां पहली बार खूब विवाद होता है सदन में, और गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से मिला दिया जाता है। तो 61 का यहां राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर जो प्रदेश अस्तित्व में आया था वो विंध्य प्रदेश है। विंध्य प्रदेश पढ़ा ही होगा आपने।
मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसकी कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? तो ये थोड़ा सा दोस्तों एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र, तो याद रखें सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में है, गुजरात का जो निचला हिस्सा है उसे सौराष्ट्र कहा जाता है। और यहां सौराष्ट्र की ये काठियावाड़ राज्य कहलाता था दोस्तों, ये उस समय क्या कहलाता था? काठियावाड़ राज्य। और यहां की 222 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के इस सौराष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर है वो 222 है 63 का। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया चौधरी रहमत अली। ये इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इन्होंने पहली बार 1933 में यह शब्द का प्रयोग किया था। और 1940 में मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया था कराची अधिवेशन से। तो ऑप्शन बी यहां राइट आंसर होगा 64 का। 65, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो कौन सी मांग नहीं थी? तो भाई कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बोला था, लेकिन एकीकरण थोड़ी बोला। ये तो राजाओं के शासन वाली बात हो जाती है कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी और विधायिका भी, ठीक है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसी की मांग ये लोग कर रहे थे। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 1893 में प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और 2 साल बाद उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की भी धूमधाम से शुरुआत की थी। और ये उत्सव इसलिए शुरू किए गए थे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को भागीदार बनाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह दुर्रानी, इसका पूरा नाम है नादिर शाह दुर्रानी, ने भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह है 1739 का समय, ये 1739 का समय। और इसके बाद भारत में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले थे। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है दोस्तों, इससे संबंधित है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 69, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। तो इन्होंने जो अधिनियम लाया था, इन्होंने जो बात की थी वो 1835 में की थी। चलिए तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये वही हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चालू किए थे? तो इन्होंने अवंती में मालवा में एक शक शासक को हराया था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय को हरा करके इन्होंने मालवा में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यहां राइट आंसर होगा दोस्तों 70 का ऑप्शन बी। क्लास में कई बार हमने इसकी चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश की क्या रैंक रही? तो मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में फर्स्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, मलाजखंड से हम तांबे का उत्पादन करते हैं। 72, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है? तो 3 राज्यों से होकर के बहने वाली नदी है दोस्तों माही नदी। ये धार से निकलती है, धार के बाद ये आगे बढ़ के चले जाती है राजस्थान में, राजस्थान के बाद जाती है गुजरात में और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये माही वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो काली मिट्टी के संदर्भ में जो एक विशेषता नहीं है वो ये कि इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है बोला है, ये गलत बात है, इसलिए राइट आंसर यही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी बैतूल से निकल करके आगे जाकर ये जो है वो ताप्ती में मिलती है। तो याद रखें पूर्णा जो है दोस्तों ये ताप्ती की सहायक नदी है, ताप्ती। 74 इसका राइट आंसर है। बीजागढ़ की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो बीजागढ़, ग्वालीगढ़, याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दिए हुए जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय सही है, मानसूनी है बिल्कुल सही है, दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है बिल्कुल गलत बात है। कहां से हमारे यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी जबकि हम कर्क रेखा पर स्थित हैं?
कर्क रेखा इसके मध्य से जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों अल्पाइन वन हमारे यहाँ नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अल्पाइन वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उस हिसाब से ए बी सी इस टाइप के वन भारत में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचई में स्थित है? तो अनूपपुर जिले में, तो आपको याद होगा अनूपपुर जिले में ही अमरकंटक पावर स्टेशन है। तो इजी क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है, सड़क घनत्व में यह राज्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सड़क घनत्व में पहला स्थान रखने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो कपास उत्पादन में फर्स्ट है खरगोन, खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो याद रखना ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहां से लिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। और इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में इस बात का प्रोविजन किया गया है पार्लियामेंट का गठन किससे मिलकर के होगा। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड बना है 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है पीएससी, पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए, इकोनॉमिक्स के नाम पर यही क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1990 इसका राइट आंसर होगा। सिडबी की स्थापना हुई है अप्रैल 1990 में। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे हैं पीएससी ने, जैसा कि वो हमेशा पूछता है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में 1969 में पहले 14 बैंकों का किया गया था और 1980 में दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और 86 से 11वें को शामिल किया गया। इस तरीके से संख्या है 11, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार हमारी प्रियम्बल में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और एकता अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया है वो कैबिनेट मिशन, और ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? तो भीमा नायक का संबंध दोस्तों बड़वानी से, बड़वानी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो ये 1857 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले ये मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 93, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए मौनी नृत्य। देखते हैं कि पीएससी इसका क्या आंसर मानता है, आयोग क्या आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 94, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो इसे बोला गया है जगतपुरी, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत फेमस ये इनकी रचना है मुकुल, याद रखें मुकुल त्रिधारा ये इन्हीं की रचना है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये किस जनजाति की विशेषता है? तो दोस्तों ये गोंड जनजाति की है। देखते हैं इसमें भी आयोग क्या आंसर मानता है, वैसे गोंड होना चाहिए। ऐतिहासिक मंग
मंगतेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है, छतरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 98, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका जो रचना है वो केशवदास जी की है, तो 98 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 100, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी दोस्तों 1939 में। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि पीएससी हमेशा पूछता है वैसे यहां भी पूछे गए हैं। तो ये थी आयोग के द्वारा पूछे गए जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको दिए, ये सेट ए के आंसर हैं। चलिए अब देखते हैं आयोग अपना फाइनल आंसर क्या देता है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, मिलेंगे कितना कट ऑफ जाएगा फिर उस पर बात करेंगे। हालांकि पेपर बहुत इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट था और उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।